नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के 8वां लेक्चर का पहला पार्ट पढ़ेंगे। 8वां लेक्चर थोड़ा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा टफ था, इसीलिए मैंने इस 8वें लेक्चर को 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट और 2 पार्ट, ठीक, 1 और 2 भागों में इसको हमने बांट दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जीन इंटरेक्शन के बारे में। जीन क्या होता है मैंने बता दिया था, ठीक। मैंने इसके पहले जो पीछे 7-8 लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हैं उसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगर वो वाले लेक्चर आपको कंफर्म पता होंगे, कायदे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जीन इंटरेक्शन, इसके बारे में तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने ये बताया था कि जो जीन होता है ये किसी ना किसी करेक्टर को एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में लेकर जाता है, ठीक। मतलब माता पिता से उसके बच्चे में जो करेक्टर जाते हैं वो जीन के माध्यम से जाते हैं। अब क्योंकि बच्चे में जो करेक्टर आते हैं उसमें मम्मी के भी करेक्टर आते हैं और पापा के भी करेक्टर आते हैं, तो मम्मी पापा के दोनों के करेक्टर आएंगे, तो दोनों के करेक्टर, दोनों के जीन भी एक साथ आएंगे। पापा के भी जीन आएंगे करेक्टर को लेकर और मम्मी के जीन भी आएंगे करेक्टर को लेकर। अब जब वो दोनों करेक्टर आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में क्या परिवर्तन होगा, ठीक। जैसे 2 करेक्टर एक साथ साथ मिले, जैसे मान लो पापा काले थे मम्मी गोरी थी, तो पापा वाला जो जीन आया वो पापा के गोरे वाले करेक्टर को लेकर आया, और मम्मी वाला जो जीन था वो पापा के काले वाले करेक्टर को लेके आया क्योंकि पापा काले थे, और मम्मी गोरी थी तो मम्मी के गोरेपन वाला करेक्टर लेके आया जीन। अब ये दोनों जो उसके बच्चे हुए, उस बच्चे में गोरे वाला और काला वाला दोनों जीन एक साथ ही हैं, एक साथ पहुंच गए एक ही जीन में। अब एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम पर जब पहुंच गए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डालेंगे। वो प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं? जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक। वो मम्मी वाला जीन और पापा वाला जीन जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो वो किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, इसी को हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। समझ में आई बात? अब देखो क्या कह रहा है। मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की मुख्य निम्नलिखित बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। प्रत्येक लक्षण की अभिव्यक्ति अलग अलग सापेक्षता स्थिर जीन द्वारा नियंत्रित होती है और ये जीन युग्म में पाए जाते हैं। मैंने कहा कि जैसे मान लो एक आदमी का एक करेक्टर ले लो, कोई एक करेक्टर, कौन सा करेक्टर मैंने ले लिया? मान लो मैंने हाइट ले लिया, तो हाइट एक करेक्टर हो गया, ठीक। अब इसके 2 युग्म है, कि इसका एक युग्म बनेगा, हाइट का एक युग्म बनेगा, मतलब एक जोड़ी बनेगा। हाइट में या तो लंबाई ज्यादा होगी या तो लंबाई कम होगी, 2 करेक्टर हो गए ना, या तो लंबा या तो छोटा। करेक्टर एक ही है लेकिन उस करेक्टर के 2 टाइप हो गए, या तो एक लंबा होगा या तो छोटा होगा। मान लो मैंने कलर ले लिया करेक्टर, ठीक। क्या ले लिया? करेक्टर को मैंने ले लिया कलर। तो जो कलर है ये करेक्टर मान लिया, तो हो सकता है लाल हो सकता है सफेद हो, या हो सकता है गोरा हो, या हो सकता है काला हो। तो इस एक करेक्टर में भी 2 हो गए, वेराइटियां हो गई, यानी कि एक जोड़ा इसमें भी बन गया, चाहे लाल और सफेद का बन जाए या गोरा और काला का बन जाए। समझ में आया? तो ये युग्मों में पाए जाते हैं। जो प्रत्येक लक्षण होते हैं इनकी जो अभिव्यक्ति होती है अलग अलग सापेक्षता स्थिर जीन द्वारा नियंत्रित होती है। इनके सामने कौन से जीन उपस्थित हैं? जैसे मान लो कि इधर एक लंबा वाला जीन था मम्मी में, इधर पापा में लंबा वाला जीन था और मम्मी में इधर छोटा वाला जीन था। अब ये दोनों आए तो ऐसे हो गया, ठीक। अब ये कह रहा है अलग अलग, दोनों का तो करेक्टर अलग है। इसका करेक्टर कैसा है? ड्वार्फ वाला है। इसका करेक्टर कैसा है? टाल वाला है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे तो इसके सापेक्ष जो स्थिर जीन होगा, जैसे इस कैपिटल टी के सापेक्ष स्मॉल टी है, ठीक। तो अब इनके युग्म जो बनेंगे, इनके युग्म में करेक्टर में कुछ डिफरेंस करेंगे। ये छोटा वाला होने के बाद भी ये जो पौधा होगा ये लंबा होगा, क्यों? क्योंकि ये टी, कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंस है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। तो इसी प्रकार से कब कौन सा प्रभावी जीन बनेगा, कौन सा रेसेसिव जीन बनेगा, ये कितने प्रकार से होता है, ये सब कब डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है जीन इंटरेक्शन से, कि ये
कौन कौन सा मिलने पर क्या बनेगा, कौन कौन सा मिलने पर क्या बनेगा। समझ में आई बात। अब देखो, एक जीन युग्म के सदस्य दूसरे जीन युग्म के सदस्यों में स्वतंत्रता पूर्वक विसंयोजन करते हैं। कहने का मतलब कि ये एक दोनों तो एक मतलब दोनों जो जीन रहेंगे, जो मम्मी से आए हैं और जो पापा से आए हैं, ये दोनों जीन एक साथ रहेंगे, लेकिन एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मम्मी वाला जीन है उसको बदल दे, ठीक, वो पड़ा रहेगा। हो सकता है कि बच्चे में ना दिख रहा हो मम्मी वाला जीन, ठीक, पापा वाला ही जीन दिख रहा हो, लेकिन मम्मी वाला जीन वैसे सुरक्षित अवस्था में वैसे पड़ा रहेगा, ठीक। फिर अगली संतति जब आएगी, हो सकता है पोता पोती हो, तब उसमें ये मम्मी वाला जीन जो यहाँ पर सुसुप्ता अवस्था में रिसेसिव कंडीशन में था, वहां पर जाके पोते पोती में डोमिनेंस कंडीशन में हो जाए और वहां लक्षण दिखाना शुरू कर दे, ठीक। ऐसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, मेंडल का लॉ में। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक विसंयोजन करते हैं, मतलब बिल्कुल ये फ्री होते हैं इंटरेक्शन करने के लिए। कब किससे इंटरेक्शन करें, ये फ्री होते हैं, ऐसे कोई बाध्यता नहीं होती है कि ये इसी से इंटरेक्शन करेगा। समझ में आई बात। ये हो गया। देखो यार, ये चैप्टर है बहुत बड़ा कठिन, ठीक, ये एक चैप्टर है बहुत ज्यादा कठिन। ये मैं नहीं मान रहा हूँ, ऐसा सभी लोग मानते हैं जो लोग इसको पढ़ के आए हैं और जो इसको पढ़ रहे हैं। अभी तुम लोग भी पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ये कठिन लग रहा था। प्रोफेसर ने एक ही चीज को 3 बार समझाया, 3 दिन तक लगातार समझाया, फिर उसने कहा कि अब मैं इससे अच्छा नहीं समझा सकता, चाहो तो टीचर बदल लो। समझ पा रहे हो। तो जीन इंटरेक्शन इतना कठिन सा सब्जेक्ट है, इतना कठिन सा ये चैप्टर है, तो इसीलिए इसको बहुत सिंसियरली ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। निषेचन के समय जीन के फिर से नए संयोग बनते हैं। नए संयोग जैसे पापा में काला था, मम्मी में गोरा था, ये दोनों एक साथ मिले तो एक नया संयोग बन गया। समझ में आई बात। तो ये जब इसमें क्रॉसिंग होती है, जब सेक्स होता है, क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब इसमें रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। जीन के जो नए नए संयोग हैं ये तब बनते हैं जब हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। वेजिटेटिव करेंगे तब नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया जीन अन्योनीकरण की कुछ स्पेशल चीजें। अब ये जीन जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि जीन अन्योनीकरण, ये कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः ये 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम 7 प्रकार के अध्ययन करेंगे, ठीक। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। कई किताबों में 6 मिलेगा, कई किताबों में 7 प्रकार का मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पहला कौन सा है, व्युत्क्रम जीन क्रिया, यानी कि रेसिप्रोकल जीन एक्शन और टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो, जो मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:3:1, 3:3:3, 9:3:3:1। बोलने में गलत हो गया, लिख सही रहा था। ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल जीन एक्शन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, अगर ये किस प्रकार के जीन आपस में मिलेंगे तब ये वाला रेशियो बनाएंगे, कौन कौन से प्रकार के जीन मिलेंगे तब ये वाला रेशियो बनाएंगे, यानी कि 9:3:3:1 का अनुपात वाला कब बनाएंगे। देखो कब बनाते हैं, किस प्रकार के वो जीन होते हैं। ऐसे 2 कारकों में अन्योन की क्रिया, यानी कि ऐसे दो कारकों में जीन इंटरेक्शन की क्रिया जो एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं तथा दोनों कारक के प्रभावी विकल्पी अलग अलग होने पर विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हों, परंतु एक साथ उपस्थित होने पर एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो इसे व्युत्क्रम जीन क्रिया अथवा प्रारूपिक द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसको ऐसे सीधे सीधे समझो। समझना कैसे है, कह रहा है कि अगर ये दोनों जीन आपस में अगर ये दोनों जीन, मम्मी वाला जीन और पापा वाला जीन, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो पापा वाला जीन अपना कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक, उसका कैरेक्टर दिखेगा, और मम्मी वाला जब रहेगा तो मम्मी वाला कैरेक्टर भी अलग दिखेगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर निकाल लेंगे। समझ में आ गया, यही ये कह रहा है। ऐसे 2 कारकों में अन्योन की क्रिया जो एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं तथा दोनों कारक के प्रभावी विकल्पी
अलग अलग रहने पर भिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हों, परंतु एक साथ उपस्थित होने पर एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम जीन क्रिया बोलते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग प्रक्रिया। जैसे मान लो एक ये वाला लाल दिखा रहा है, ठीक, ये वाला क्या दिखा रहा है? व्हाइट दिखा रहा है। अब ये लाल और व्हाइट जब दोनों एक साथ मिल गए तो क्या दिखाया? पर्पल कलर के बन गए। ये तीसरे प्रकार का गुण निकल गया, तीसरे प्रकार का कैरेक्टर बना दिए दोनों मिलके। तो इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम जीन क्रिया कहते हैं। अब ये देखो कैसे होता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये क्या हो गया? ये जनरेशन है, ये शुद्ध प्रोजनी है। कैपिटल वाई से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये पीला पीला है, वाई से येलो, यानी कि ये शुद्ध पीला है। आर इसमें क्या है? आर इसमें डोमिनेंट है, ठीक। ये हमने थोड़ा सा बड़ा, ये इसको बनाने में थोड़ा सा ये गलती हो गई है। यहाँ पे वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक। वाई कैपिटल रहेगा और आर भी कैपिटल रहेगा इस जगह पर, ठीक। इस जगह पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर, डबल कैपिटल वाई, ठीक, और डबल कैपिटल आर। यहाँ पे जो इस्तेमाल कर दिया इसको आर कर लेना। इस तरीके का होगा। कह रहा है कि अगर वाई होगा तो पीला हो जाएगा, और अगर वाई अगर कैपिटल होगा तो पीला हो जाएगा। अगर वाई यहाँ पे स्मॉल होगा तो कैसा हो जाएगा? पीला नहीं होगा। तब कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा, आर से राउंड, और कैपिटल है यानी कि ये डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल है तो डोमिनेंस है और स्मॉल है तो रिसेसिव है, ठीक। तो ये जो है, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? केवल जो डोमिनेंस वाले हैं इन्हीं को लेकर चलेंगे, स्मॉल वाले को हम निग्लेक्ट करते चलते हैं, ठीक। जो केवल डोमिनेंस वाले हैं इन्हीं को हम लेके पढ़ेंगे। पूरा जीन इंटरेक्शन केवल किसी को पढ़ेंगे जो कैपिटल में लिखे होंगे, इन्हीं को हम देख देख के पढ़ेंगे। स्मॉल वाले काम लगते हैं, लेकिन कब? जब सब छोटे छोटे हों, सभी स्मॉल हो जाएंगे तब हम काम लगेगा हमारा। तो अगर वाई आ जाएगा कैपिटल तो येलो हो जाएगा। अगर कैपिटल वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। अगर रेड आ जाएगा कैपिटल तो रेड कलर का, आर अगर आ जाएगा कैपिटल तो रेड कलर का हो जाएगा। अगर स्मॉल वाई आ गया, ठीक, तो येलो कलर का नहीं होगा, तब कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। और अगर स्मॉल आर आ गया तो राउंड नहीं होगा, कौन सा कलर हो जाए? तब कौन सा हो जाएगा? तब झुर्रीदार हो जाएगा, यानी कि रिंकल्ड हो जाएगा। इस तरीके से झुर्रीदार। देखो ये गोल गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, यानी कि जब आर बड़ा रहेगा, बड़ा वाला आर रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, तो ये अपना पूरा प्रभाव जनाएगा, अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा, तो राउंड हो जाएगा। जो सीड बनेगा वो राउंड हो जाएगा, और इसमें राउंड हो जाएगा। और अगर जो आर छोटा रहेगा तो रिंकल्ड कर देगा, तब गोल गोल नहीं होगा पूरा। वाई भी यही तरीका है। जब वाई बड़ा रहेगा यानी कि कैपिटल वाई रहेगा तो येलो कलर करेगा, और स्मॉल वाई हो गया तो झुर्रीदार कर देगा। ये मैंने आगे बताया था, एक बार मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया। अब देखो ये कैसा है, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई है एक तो कैपिटल वाई होने की वजह से क्या हो गया? येलो हो गया। फिर इसमें एक कैपिटल आर भी पड़ा है, तो ये कैसा हो गया? राउंड भी हो गया। यानी कि ये जो सीड बना ये कैसा बना? येलो और राउंड। अब इसी से हम जब क्रॉस कराएंगे, इसी का डिफरेंट इसके जो गैमेट बनेंगे फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट के, इन्हीं का हम क्रॉस कराते हैं। तो मान लो वाई आर ऐसे ऐसे हैं, ठीक, ये अब ये इधर ऐसे ऐसे हैं। अब इनका जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखो यहाँ से वाई कैपिटल, यहाँ का वाई कैपिटल, यहाँ का आर कैपिटल, यहाँ का आर कैपिटल, तो ये कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर ये बन गया। तो ये कैसे होगा? देखने से लग रहा है येलो है और राउंड है। एक कैपिटल वाई मिल गया तो इसने येलो कर दिया, फिर एक कैपिटल आर मिल गया तो उसने क्या कर दिया? राउंड कर दिया। यहाँ पर एक ठो कैपिटल वाई मिल गया, मैंने कहा था जो छोटा वाला वाई है इसको छोड़ देना, स्मॉल वाले से कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में होता है, सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, तो ये अपना कैरेक्टर दिखाएगा नहीं। तो कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा? येलो हो गया। और आर है तो यानी राउंड हो गया, ठीक, येलो राउंड। यहाँ भी कैपिटल वाई है तो येलो हो गया, कैपिटल आर है तो यहाँ भी राउंड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वाई है कैपिटल, तो यहाँ पर भी येलो हो गया, कैपिटल आर है
तो यहाँ पर भी राउंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों उपस्थित हैं, तो यहाँ भी येलो और राउंड हो गया। अब यहाँ देखो वाई स्मॉल स्मॉल है, दोनों वाई स्मॉल है, तो क्या होगा, येलो वाला कैरेक्टर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वाई दोनों सुषुप्तावस्था में है, दोनों रिसेसिव कंडीशन में है। तो रिसेसिव कंडीशन में अगर रहेंगे तो कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, येलो कलर का नहीं होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। लेकिन आर वाला तो डोमिनेंट है, आर वाला तो कैसा है, आर वाला तो राउंड करेगा ही करेगा, तो ये कैसा हो गया, ग्रीन और राउंड हो गया। जबकि यहाँ देखो कहीं ग्रीन और राउंड था, ये तो पीला और राउंड था, और ये हरा और झुर्रीदार था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हरा और राउंड हो गया, तो एक नया कैरेक्टर ये निकल के आया। आई बात। अब देखो यहाँ पर भी वही कैपिटल वाई था तो येलो कर दिया, और कैपिटल आर था तो राउंड कर दिया। यहाँ पर भी देखो स्मॉल वाई था तो रिसेसिव कंडीशन में था, तो पीला नहीं हो पाएगा, कैसा हो जाएगा, हरे कलर का हो जाएगा। और कैपिटल आर है तो राउंड कर देगा, तो यहाँ भी वही हो गया, जैसा यहाँ था वैसा यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, तो यानी कि येलो राउंड हो गया। यहाँ पर भी येलो राउंड हो गया, यहाँ पर येलो हो गया, केवल येलो हुआ। कैपिटल वाई वाई था तो येलो तो हो गया, लेकिन आर दोनों रिसेसिव कंडीशन में थे, तो राउंड वाले कैरेक्टर इसमें प्रदर्शित नहीं होंगे, राउंड वाले कैरेक्टर ये दिखा नहीं पाएगा। तो राउंड वाला कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा तो कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। यहाँ पर देखो येलो और झुर्रीदार था, नहीं था। यहाँ पर देखो ये दोनों येलो और झुर्रीदार हैं, नहीं है। ये येलो और राउंड है और ये ग्रीन और झुर्रीदार है, तो यानी कि एक नया कैरेक्टर ये बन गया। एक तो नया ये बना था, एक नया ये बना था, ये दोनों अलग अलग, दोनों दो बने थे। कह रहा है कि जब एक साथ अगर अलग अलग रहेंगे तो इनके अपने अपने कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन जब एक साथ मिलेंगे तो इन्हों एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर बना देंगे। तो ये दोनों एक साथ मिलके तीसरे प्रकार का कैरेक्टर देखो कैसे बना रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया येलो और झुर्रीदार। यहाँ पर भी कैपिटल वाई था तो येलो कर दिया, लेकिन आर दोनों रिसेसिव कंडीशन में थे तो यहाँ भी झुर्रीदार रह गया। यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हैं, कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो ये भी येलो और राउंड हो गया। यहाँ पर वाई दोनों रिसेसिव कंडीशन में है तो ग्रीन कलर का हो गया, और आर एक तो बड़ा है तो आर एक तो कैपिटल लेटर का है, यानी कैपिटल है तो राउंड दिखाएगा। यहाँ पर एक झुर्रीदार हो गया, येलो झुर्रीदार, यहाँ पर ग्रीन झुर्रीदार। अब इसको गिन लेते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक, तो 9 तो ये हो गया, समझ गए। अब देखो 1 2 3 तो ये हो गया। ठीक, अब 1 2 3 ये हो गया, समझ गए। अब एक ठो बचा है, कौन सा बचा है, ये वाला, तो ये एक ठो ये हो गया। तो किसका रेशियो बना, 3:3:3:1 का रेशियो बना। ये कौन सा क्रॉस था, कौन सा इंटरेक्शन हुआ था इसमें, व्युत्क्रम जीन एक्शन, रेसिप्रोकल जीन एक्शन और टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो। ये टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो होता है, यानी कि नॉर्मल यही होता है डाइहाइब्रिड रेशियो। अब अगले प्रकार का जीन इंटरेक्शन कौन सा होता है, पूरक जीन इंटरेक्शन। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन और डुप्लीकेट रेसेसिव इपेस्टेसिस। ठीक, ये 9:7 का रेशियो देता है, 9:7 का रेशियो देगा। ये कैसे होता है, देखो जब दो जीनों के प्रभावी विकल्पी, यानी कि कोई दो जीन हो, इनके डोमिनेंट विकल्पी हो, डोमिनेंट एलील हो, जिनके व्यक्तिगत प्रभाव तो समान होते हैं, दोनों मम्मी भी काली है और पापा भी काले हैं, दोनों का कैरेक्टर कैसा है, काला काला है, और दोनों ही डोमिनेंट हैं, मतलब उनके कैरेक्टर जिसमें जाएंगे काला ही कर देंगे, समझ गए। अब परंतु जब दोनों प्रभावी विकल्पी एक साथ आते हैं तो उनमें अन्योन्य क्रिया होती है। अब जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, जैसे पापा का अगर क्रॉस हो, अगर पापा का, यानी पापा मम्मी ऐसे छोड़ो यार, मान लो देखो कोई एक आदमी, कोई एक है, उसके पास क्या है, वो ब्लैक कलर का है, ठीक, और एक औरत है वो भी ब्लैक कलर की है।
अब ये वाला जो ब्लैक कलर का आदमी है, ये किसी, अगर इसकी संतान किसी भी स्त्री से होगी, कोई भी महिला से हो जाए, चाहे जिस महिला से, अगर इस ब्लैक वाली की संतान होगी तो काली होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इस वाली मदर से अगर किसी भी फादर के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो जो संतान पैदा होगी वो भी ब्लैक होगी। ठीक, अगर इन दोनों को, अब आपस में इन दोनों को हम करा दिए, आपस में करा देने पे क्या होगा, इनके अंदर जीन इंटरेक्शन होगा और जिसके परिणाम स्वरूप एक नए लक्षण का निर्माण होगा। ठीक, एक नया लक्षण बन जाए, मान लो कि चमकीला चमकीला लड़का हो जाए। कैसा हो जाए? बिल्कुल चमकीला चमकीला, एकदम बिल्कुल ब्राइट ब्राइट हो जाए। ठीक, ये भी ब्लैक था, मम्मी भी ब्लैक, पापा भी ब्लैक। इस पापा से कितनी भी मम्मियों से अगर हम क्रॉस कराते तो ब्लैक ब्लैक ही होता, और इस मम्मी से और भी दूसरे दूसरे पापा से अगर हम क्रॉस कराते तो भी ब्लैक ब्लैक ही होता। लेकिन इन दोनों मम्मी पापा का अगर साथ में क्रॉस करा दिया तो कैसे कैसे हो गई, ये ब्राइट हो गया, एक चमकदार काला काला चमकदार चेहरा, चॉकलेटी चॉकलेटी समझो हो गया। आई बात समझ में? तो ये इसको क्या कहते हैं? पूरक जीन क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो कैसे होता है, अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ दोनों आ गए, मान लो ये वाला सी पर्पल कलर को दिखाता है, ये वाला पी भी पर्पल कलर को दिखाता है, दोनों ही ऐसे समझो, ये वाला सी जो है ये भी रेड कलर है, ये वाला जो पी है ये भी रेड कलर है। अब ये एक दोनों एक साथ जब आए तो एक नया लक्षण बनाया, कौन सा कलर? ये भी, ये कैसा है? रेड कलर का है। ये वाला कैसा है? ये भी रेड कलर का है और ये भी रेड कलर का है। समझ गए? अब जब ये दोनों आपस में क्रॉस कराए तो जो ये सीपी बना, ये किस कलर का बन गया? ये हो गया पर्पल कलर का। ठीक ठीक, ये रेड कलर का था, ये रेड कलर का था, बन गया कैसा? पर्पल कलर का। तो दोनों अगर सी और पी अगर दोनों कैपिटल लेटर के लिख के आएंगे तो किस कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का। जो स्मॉल लेटर में लिख के आएंगे उसको हम देखेंगे ही नहीं, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो पर्पल, क्योंकि सी और पी दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पर भी पर्पल, सी पी कैपिटल, यहाँ पर भी सी पी कैपिटल, यहाँ पर सी पी कैपिटल, सी पी कैपिटल, यहाँ पर भी सी पी कैपिटल, सी पी कैपिटल, सी पी कैपिटल, यहाँ भी सी पी कैपिटल। तो जहाँ पर सी और पी दोनों कैपिटल थे वहाँ पे क्या हो गया? पर्पल कलर हो गया। जो स्मॉल वाले सी पी हैं इनको हम छोड़ देते हैं, इनको निगलेक्ट करते हैं। अगर हमें कैपिटल मिल रहा होगा तो हम स्मॉल वाले को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हमें कैपिटल वाला मिल ही नहीं रहा होगा तब तो स्मॉल वाला देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्या है, सी और पी, तो ये दोनों एक साथ मिले नहीं। कैपिटल सी और कैपिटल पी जब मिलते तभी व्हाइट पर्पल कलर का होता, तो कैपिटल सी कैपिटल पी मिले नहीं, इसलिए ये कैसा हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। यहाँ पर भी व्हाइट कलर हो गया इसी वजह से, यहाँ पर भी इसी वजह से व्हाइट कलर हो गया, यहाँ पर भी व्हाइट कलर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी, सब जगह कैसा कलर हो गया? व्हाइट कलर हो गया। अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी मिल जाते, ठीक, तो कैसा कलर बनता? पर्पल कलर बनता। देखो यहाँ पर भी सब पर्पल कलर के बन रहे हैं। और अगर केवल कैपिटल पी मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो केवल कैपिटल पी मिल रहा है, यहाँ पर एक ठो कैपिटल पी मिला, यहाँ पर एक ठो कैपिटल पी मिला, तो भी व्हाइट कलर का हो गया। अगर केवल कैपिटल सी मिलेगा तब भी व्हाइट कलर का हो जाएगा। अगर कैपिटल सी मिलेगा, यहाँ पर देखो कैपिटल सी मिला फिर भी व्हाइट कलर का, यहाँ पर कैपिटल सी मिला तब भी व्हाइट कलर का, यहाँ कैपिटल सी मिला तब भी व्हाइट कलर का। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? अलग अलग। अगर सी और पी अलग अलग कैपिटल होंगे, जैसे यहाँ पर केवल सी ही कैपिटल था, यहाँ पर केवल पी कैपिटल था, यहाँ पर केवल पी कैपिटल था, यहाँ पर केवल सी कैपिटल था, तो ये व्हाइट व्हाइट कलर का होंगे। लेकिन अगर सी और पी एक साथ आ जाएंगे तो पर्पल कलर का हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जब कोई जीन इंटरेक्शन होता है तब 9:7 का रेशियो बन के तैयार होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरक जीन क्रिया। समझ में आई बात? अब समपूरक जीन क्रिया, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। ये 9:3:4 का रेशियो होता है। ठीक, 9:3:4 का रेशियो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन इसको बोलते हैं। कैसे? संपूरक जीन क्रिया में सप्लीमेंट्री जीन एक्शन जो होता है 9:3:4 का, इसमें क्या होता है?
संपूरक जीन क्रिया में एक जोड़े कारक का अपना प्रभाव होता है तथा दूसरे जोड़े कारक का अपना प्रभाव तो नहीं होता है, परंतु जब इसका प्रभावी विकल्पी पहले जोड़े के प्रभावी विकल्पी के साथ आता है तो उसके प्रभाव को परिवर्तित कर देता है, ठीक, जिससे एक नए लक्षण का निर्माण होता है। इस परिवर्तन करने वाले कारक को संपूरक कारक कहते हैं, अर्थात जब किसी कारक का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु जब वह किसी दूसरे प्रभावशाली प्रभावी कारक के साथ आता है तो उसके प्रभाव को परिवर्तित कर देता है, तो उसे संपूरक कारक कहते हैं। ऐसे समझो, ऐसे भाषा बड़ी कठिन है, प्रभावी, प्रभाव, प्रभावशाली, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक ये P है, तो ये कैसा है, प्रभावशाली है, यानी कि डोमिनेंट है। ये जहां भी जाएगा अपना कैरेक्टर दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक। एक यहां पर R है, ये प्रभावशाली तो है, ठीक, ये प्रभावशाली तो है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव नहीं है। ये अगर जहां जाएगा तहां अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा। फिर से समझो एक बार शुरू से, ये कैसा है, ये प्रभावशाली है, यानी कि जहां भी जाएगा तहां, ये जीन हम लिख रहे हैं, ये वाला जो जीन है P, ये डोमिनेंस है, जिस भी पीढ़ी में जाएगा, चाहे बेटे में जाए, पोते में जाए, परपोते में जाए, या और भी आगे आगे बढ़ता जाए, जहां भी जाएगा तहां अपना कैरेक्टर दिखाएगा ही दिखाएगा। एक ये है R, ये जिस भी पीढ़ी में जाएगा अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। ये अपना कैरेक्टर दिखा रहा था, ये अपना कैरेक्टर किसी भी पीढ़ी में नहीं दिखा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तब एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर निकाल लेंगे, ठीक, एक तीसरे प्रकार का कैरेक्टर निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा ये सफेद कलर का था, ये कैसा था, सफेद था, और ये अपना कोई कलर ही नहीं दिखा रहा था, ये सफेद कलर दिखा रहा था, जहां जा रहा था तहां सफेद हो जा रहा था, ये अपना कोई कलर दिखा नहीं रहा था। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ गए तब इसने क्या किया, इसको क्या कर दिया, पीला कलर का बना दिया। समझ में आई बात, मतलब ये केवल इसको संपूरक का काम करा रहा है, मतलब इसको और मदद कर रहा है। तो ये सफेद से पीला बन गया, ये वाला, ये केवल मदद कर रहा था। समझ में आई बात, तो इसको क्या कहते हैं, संपूरक जीन क्रिया कहते हैं। अब आई बात समझ में। अब एक बार फिर से भाषा पढ़ते हैं तो भी और क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं, जब किसी कारक का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ जो लिखा था R, उसका कोई प्रभाव नहीं था, परंतु जब वह दूसरे प्रभावशाली कारक के साथ आता है, जो यहाँ सफेद वाला P जो मैंने लिखा था, तो उसके प्रभाव को परिवर्तित कर देता है। यहाँ सफेद था लेकिन यहाँ पीला हो गया था, ठीक, उसे संपूरक कारक कहते हैं। तो इसी को संपूरक जीन क्रिया भी कहते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसमें 9:3:4 का रेशियो होता है। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। अगर कैपिटल C होगा तो कैसा होगा, कलर्ड होगा। स्मॉल a होगा तो इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, ठीक, स्मॉल a होगा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैपिटल C होगा तो कलर्ड कैरेक्टर का है। अगर कैपिटल A होगा तो कैसा है, एल्बिनो है। ये कैसा है, कलर्ड है, और ये वाला एल्बिनो है, ठीक, ये वाला कलर्ड था और ये वाला एल्बिनो था। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिले तो क्या बना दिया, अगोटी बना दिया, ठीक, एक दूसरे प्रकार का कलर बना दिया, अगोटी कलर का बना दिया, ठीक, अगोटी कर दिया। ये कलर्ड था, ये एल्बिनो था, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिले तो क्या कर दिया, अगोटी कर दिया। अब इसमें देखना कि जब ये वाला दोनों रहेगा, ये वाला कैपिटल C या कोई भी C रहेगा, देखो यहाँ कैपिटल C और कैपिटल A, तो अगोटी हो गया। यहाँ पर कैपिटल C कैपिटल A मिल गया, ये भी अगोटी कर दिया। यहाँ पर कैपिटल C कैपिटल A, ये भी अगोटी कर दिया। कैपिटल C कैपिटल A अगोटी हो गया। यहाँ पर कैपिटल C कैपिटल A, ये भी अगोटी हो गया। यहाँ पर कैपिटल C और स्मॉल है, तो यहाँ कैपिटल C केवल मिला तो कौन सा करेक्टर आएगा, केवल यही वाला करेक्टर आएगा, कलर्ड वाला करेक्टर। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल C है, यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल C है, तो ये भी अगोटी हो गया। यहाँ पर कैपिटल C है, एक ठो छोटा वाला देखना नहीं है,
यहाँ पर ए वाला जो है ये भी रिसेसिव है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक कैपिटल सी हो जाने की वजह से कैसा हो गया, कलर्ड करेक्टर का हो गया है। ये भी यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल सी था तो ये भी एक ओटी हो गया, यहाँ कैपिटल सी कैपिटल ए था तो ये भी एक ओटी हो गया। अब देखो यहाँ पर सी जो था ये स्मॉल हो गया, यहाँ पर कैपिटल ए आया तो कैपिटल वाले को हम देखते हैं, तो कैपिटल ए आया था तो अल्बिनो हो गया, ठीक, अल्बिनो करेक्टर का हो गया। ये भी अल्बिनो करेक्टर का हो गया क्योंकि ए आया था, देखो कैपिटल ए, बाकी सब स्मॉल ही है। यहाँ पर सी ए तो ये भी क्या हो गया, अगोटी हो गया ये वाला, ठीक। अब ये कैपिटल सी आया तो कैपिटल सी आया तो कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। यहाँ पर कैपिटल ए आया तो कैसा हो गया, एल्बिडो हो गया, एल्बिनो हो गया। अब यहाँ पर दोनों छोटे छोटे हैं, सी भी छोटा है और ए भी छोटा है, तो यहाँ फिर कौन सा करेक्टर होगा, एल्बिनो होगा, यही वाला करेक्टर, ठीक, एल्बिनो होगा। ये कलर्ड वाले करेक्टर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये संपूरक वाली जीन क्रिया है। आई बात समझ में, संपूरक जीन क्रिया है। इसमें क्या कहता है कि संपूरक जीन क्रिया में एक जोड़े कारक का अपना प्रभाव होता है तथा दूसरा जोड़ा कारक अपना प्रभाव तो नहीं देता है, परंतु इसका प्रभावी कारक जब दूसरे के साथ आता है तो उसके प्रभाव को चेंज कर देता है। तो इसका तो अपना प्रभाव तो कुछ नहीं था, लेकिन ये दूसरे के साथ जब आ रहा था तो यहाँ चेंज कर दे रहा था, तो ये कैसा हो गया, एल्बिनो हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 तो हो गया अगोटी जैसा, यानी कि इस वाले जैसा। अब कलर्ड वाला कैसा हो गया, 1 2 और एक 3, 3 हो गया कलर्ड का। उसके बाद फिर एल्बिनो, एल्बिनो कैसा है, 1 2 3 और 4, 4 हो गया एल्बिनो। तो ये क्या हो गया, संपूरक जीन क्रिया, ठीक। इसका अलग अपना प्रभाव था, इसका अपना कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जब ये दोनों मिले तब इसके प्रभाव को इसने चेंज कर दिया। ये सफेद कलर का था, इसका अपना कोई प्रभाव ही नहीं था, ये कैसा हो गया जब आया तो इसको इसने क्या कर दिया, जब पी और आर एक साथ मिले तो इसको क्या कर दिया, पीले कलर का कर दिया। तो समझ गए, तो ये हो गया संपूरक जीन क्रिया। इसमें 9:3:4 का अनुपात होता है। अब अभिभाव जीन क्रिया यानी कि एपिस्थेसिस जीन एक्शन, इसमें 12:3:1 का अनुपात होता है, 12:3:1 का रेशियो होता है अभिभाव जीन एक्शन में। इसमें क्या होता है, देखो पढ़ो क्या समझ में आता है। जब एक स्वतंत्र प्रभावी कारक दूसरे स्वतंत्र प्रभावी कारक के प्रभाव को ढक लेता है, वह कारक जो दूसरे स्वतंत्र कारक के प्रभाव को ढक लेता है अभिभावक कारक अथवा अवगुप्त कारक या एपिस्टेसिस फैक्टर और मास्किंग फैक्टर कहलाता है। और जिस कारक का प्रभाव ढक लिया जाता है उसे अधोस्थैतिक व हाइपोस्टैटिक फैक्टर कहते हैं। और वह क्रिया जिसमें एक स्वतंत्र कारक दूसरे स्वतंत्र कारक के प्रभाव को ढक लेता है, इसी को हम अभिभाव यानी कि एपिस्थेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मान लो ये है P, कैसा है, ये कि ये P है, ये प्रभावी है, और एक ये R है, ये भी प्रभावी है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो कैसा हो जाएगा, मान लो ये सफेद था और ये कैसा था, ये पीला था, ये सफेद था, साफ साफ लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा कायदे से। ये P है, ये R है, ये कैसा है, सफेद है, ये वाला कैसा है, पीला है। अब ये दोनों एक साथ जब आएंगे तो ये वाला PR जो बनेगा ये कैसा होगा, ये होगा सफेद। समझ में आया, क्योंकि ये वाला प्रभावी था तो इस वाले करेक्टर को इसने ढक लिया। तो ये R बड़ा होते हुए भी अपना करेक्टर नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि इसने ढक लिया है, तो ये कैसा होगा, सफेद कलर का ही होगा। समझ में आई बात। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अभी कायदे समझ में आएगा। लाल है, अगर W बड़ा हो गया तो लाल हो जाएगा, अगर W छोटा हो गया और Z बड़ा हो गया, अगर Z बड़ा हो गया तो कैसा होगा, Z बड़ा हो गया तो सफेद होगा और W बड़ा हो गया तो लाल होगा। लेकिन अगर W और Z दोनों एक साथ मिल जाए तो लाल ही होगा, जैसे मैंने वहां बताया था।
P बनाया था, R बनाया था, इसको सफेद किया था, इसको पीला किया था, और यहाँ जो PR आया था यह भी कैसा था, सफेद था। यही वाला करेक्टर था, ठीक, इसी वाले करेक्टर को था, क्योंकि ये डोमिनेंट था। तो ये लाल वाला जो करेक्टर है ये जहां जाएगा वहीं लाल कर देगा, उसको W से कोई मतलब, इसको Z से कोई मतलब नहीं है। यहाँ WZ दोनों कैपिटल कैपिटल हैं तो लाल होगा, यहाँ दोनों हैं तो लाल होगा, यहाँ भी दोनों हैं लाल होगा, यहाँ भी दोनों हैं कैपिटल लाल होगा, यहाँ भी दोनों कैपिटल लाल, यहाँ भी दोनों कैपिटल लाल, यहाँ भी दोनों हैं कैपिटल तो लाल हो गया। यहाँ पर एक ही कैपिटल है, एक ही कैपिटल है तो लाल होगा ही। ये वाला अपने आप में तो लाल था ही, ये PR लाल है तो ये तो दूसरी बात है, ये PR तो लाल होगा ही। इसीलिए यहाँ WZ जितने थे, कैपिटल W और कैपिटल Z जितने थे सब लाल हो गए। जो छोटे वाले हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हमको कैपिटल मिल जाए तो हम छोटे वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, उसके फिनोटाइप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीनोटाइप में तो पड़ता है लेकिन फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये लाल 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 ये चारों लाल हो गया। यहाँ पर भी W और Z कैपिटल थे तो ये भी लाल हो गया, यहाँ WZ ये भी लाल हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाल वाला था ये तो हो गया रिसेसिव कंडीशन में चला गया, लेकिन ये जो Z वाला था ये वाला तो इसी टाइप से था, बड़ा वाला Z मिल गया तो सफेद मुक्ता बन गया। यहाँ पर भी सफेद मुक्ता बन गया क्योंकि W यहाँ छोटा पड़ गया, सफेद बन गया, समझ गए। तो यहाँ पे सफेद हो गया, यहाँ पर सफेद हो गया। यहाँ पर W और Z दोनों बड़े बड़े तो लाल हो गया, यहाँ पर W एक अकेला बड़ा पड़ा तो लाल हो गया, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा करेक्टर है, लाल बनाएगा। और ये दोनों आपस में जब मिलते थे तो यही अपना करेक्टर दिखाता था, ये तो दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पर Z बड़ा हो गया तो ये भी सफेद मुक्ता हो गया, लेकिन यहाँ पर अक्को नहीं है, यहाँ पर ना तो W बड़ा है ना Z ही बड़ा है। तो इसके एक करेक्टर जो F1 ये हाइब्रिड बना है ये वाला, इसमें ना तो सफेद और, तो इसका करेक्टर कैसा हो गया, सफेद और खटीमय, सफेद और कैसा हो गया, सफेद और खटीमय हो गया। आई बात समझ में, ये एक अलग प्रकार का करेक्टर निकल के आया, सफेद और खटीमय करेक्टर हो गया। आई बात समझ में। तो ये कैसा हो गया, 12:3:1 का अनुपात, इसको हम अभिभाव जीन क्रिया कहते हैं। जैसे एक मान लो ये अपना डोमिनेंट करेक्टर दिखा रहा है, ये अपना रिसेसिव करेक्टर दिखा रहा है, ये आपका सफेद कलर का है, ये आपका पीला कलर का है। इन दोनों में जब क्रॉस होगा तो ये कौन से कलर का होगा, ये भी सफेद होगा। ये जो P और R बनेगा ये कैसा होगा, सफेद होगा इसी करेक्टर का। यानी कि अगर हमें कैपिटल P कहीं मिल जाए तो वो सफेद ही रहेगा, और P और R कैपिटल दोनों एक साथ मिल जाए तब भी सफेद ही होगा, ठीक। अगर मान लो ये P छोटा मिल जाए तब तो ये वाला करेक्टर होगा, लेकिन अगर मान लो दोनों छोटे मिल जाएं, ठीक, दोनों छोटे मिल जाएं जैसा यहाँ पे मिल रहा है, दोनों छोटे मिल जाएंगे तो खटीमय आ जाएगा, एक तीसरा करेक्टर बन जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो पहले वाले पार्ट है उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लें। अगर आप देख लेंगे तो ये वाला जो मैंने पढ़ाया जीन इंटरेक्शन, इसको और कंफर्म हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट मैं आगे वाले वीडियो में लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।